हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? ओके। हेलो एवरीवन, a warm welcome from my YouTube channel CanTech, and today we will start from an imagination which is furthermore than a world geography. So we will start a new class, and this is class second. And those who not seen my class first, then please go and watch my class first, introduction class and orientation class, and then you understand all of the things which I am told about North America. हेलो दोस्तों, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सर एकदम इंग्लिश क्यों बोलने लगे, क्योंकि ये तो इंग्लिश बैच है। तो मैं उन सभी को बता दूं कि बेटा कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई ये इसको इंग्लिश वगैरह तो आती नहीं, तो इसलिए ये हिंदी में पढ़ा रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी जो स्कूलिंग और मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो सारी इंग्लिश मीडियम में हुई है, ठीक है। और ये सब मैं इसलिए बता रहा था आपको कि इंग्लिश में इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर आपको यूपीएससी टेस्ट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश का आना कंपलसरी है। क्योंकि अगर मान लो अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, लेकिन मेंस में जब आप चौथे पाँचवें पेपर के बाद जब जाओगे तो उसमें दो सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश। उसके बिना आप क्वालिफाइंग नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिफाइंग टेस्ट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ी बहुत अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इंग्लिश से डरो मत, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी इंग्लिश पे काम करो, जिसकी हिंदी ख़राब हो अपनी हिंदी पे काम करो, जिसकी इंग्लिश ख़राब हो अपनी इंग्लिश पे काम करो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास है, क्लास सेकंड। एंड ये क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी विश्व भूगोल। अब जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास नहीं ली वो कृपया जाके एक बार मेरी पहली क्लास ले लीजिए, ताकि उस क्लास में मैंने आपका बेसिक क्लियर किया है, रुचि जगाई है सब्जेक्ट के लिए। और इस क्लास में मैं आपकी समझ विकसित करूँगा, ठीक है। और समझ विकसित के साथ साथ मैं आपकी इमेजिनेशन को भी खोलूँगा कि ये काम कैसे हुआ, ये काम कैसे नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि हम ये सब सारी बातें करेंगे, कनाडा में इतनी झील कैसे हैं, और नॉर्थ अमेरिका का जो महाद्वीप है उस पर माउंटेन्स पश्चिमी छोर पे क्यों हैं, और ये पता लगेंगे कि वहाँ पे डेजर्ट क्यों है। तो ये सारी बातें इस क्लास में होंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। तो इस क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी बहुत कल्पना करो। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। आप कल्पना करो कि आपको मंगल ग्रह पे भेजा गया, ये मंगल ग्रह है, यहाँ पे आपको भेजा गया, और यहाँ पे आपका रॉकेट उतरा, ठीक है। और आपके पास 1 साल का ही तो ऑक्सीजन है और 1 साल का खाना पानी सब कुछ है, पूरे 1 साल का, ठीक है। लेकिन एक शर्त है कि आप वहाँ जाने के बाद वापस आ नहीं सकते। अब तो कुछ का तो दिमाग ख़राब हो गया होगा, वो सोचते होंगे सर ये क्या बात हुई, हमें मंगल। अरे भाई कल्पना करनी है, इमेजिनेशन करनी है, इमेजिन करना है, सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें भेज नहीं रहा वहाँ पे। अगर मैं भेज सकता तो मैं ऐसे थोड़ी ना रहता यार, इतना पैसे कहाँ है मेरे पास जो मैं आपको मंगल ग्रह पे भेजूँ, सिर्फ सोचना है। तो आप मान लो मंगल ग्रह पे गए, अब आप यहाँ पर हो और मंगल ग्रह तो यार बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे खोज करोगे, मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करोगे ना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। और मंगल ग्रह है भी बहुत बड़ा है, तो आप इसमें समय भी लगेगा। जब समय लगेगा और आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी, आपको नई चीज़ पता लगेंगी, तो आप उनका नाम भी रखोगे, नामकरण भी करोगे। तो नामकरण भी करना पड़ेगा। अब आप नाम क्या रखोगे बताओ, क्या झारखंड आर्स, या फिर कि कोई पटना से तो पटनार्स ऐसे तो नाम रखोगे नहीं, कुछ ऐसे नाम रखोगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछे कि भाई आपने क्या नाम रखा है, ठीक है। हालांकि हम जाने नहीं वाले मंगल ग्रह पे, लेकिन ये तो सिर्फ सोच समझ विकसित करनी है। ये बातें मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बातें
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम असल में बात क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बात तो ऐसी है कि मेरा डस्टर पता नहीं कहाँ गया यार। 1 मिनट बच्चों, डस्टर ले आता हूँ मैं, 1 मिनट। डस्टर तो नहीं मिला मेरे को, ये चुन्नी मिल रही है, इससे कोई कपड़ा मिला है और उस कपड़े से साफ़ कर देते हैं। ठीक है, इससे भी सही साफ़ हो रहा है। ये मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ तो यार बच्चे फेंक देते हैं डस्टर वगैरह को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात उस समय की है जब हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 3 ही भूखंड जाने गए थे। ठीक है, 3 ही भूखंड जानते थे हम। हमारी ये बात होंगी आज से 20-25 हज़ार साल पहले, यानी कि 20-25 तो नहीं लेकिन 6-7 हज़ार साल पहले की बात है, कि जब ना तो इतना विज्ञान का विकास हुआ था और ना ही आदमी ने इतना एक्सप्लोर किया था इस धरती को। ठीक है, तो ये बात है ईसा पूर्व में चलते हैं। ठीक है, यानी BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो उस समय में क्या था कि जो यूनान, ग्रीस जो देश है यूरोप में जो ग्रीस देश है जिसको यूनान भी बोलते हैं, यूनान, उन्होंने बताया कि जो अपनी धरती है ये धरती एक फ्लैट डिस्क के बराबर है। यानी एक फ्लैट डिस्क है और ये फ्लैट डिस्क में ये हमारी भूखंड है और जो ये हैं ये पानी से घिरे हुए हैं। जो भूखंड है ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और इन भूखंडों का नाम क्या क्या था? ये तो है यूरोपा, ये लीबिया एंड ये एशिया। ठीक है, ये पानी से घिरा हुआ है। इनका मानना ये था कि अगर तुम यहाँ से पानी के रास्ते जाओगे तो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि तुम धरती से नीचे गिर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एज ऑफ द वर्ल्ड है, धरती का किनारा। तो आप सोचते होगे सर ये क्या बकवास पढ़ा रहे हो, ये असल में बकवास ही थी। क्यों बकवास थी? क्योंकि उस टाइम पे ना तो विज्ञान की इतनी खोज हुई थी, विज्ञान इतना विकास नहीं हुआ था कि उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी धरती चपटी नहीं है, हमारी धरती गोल है, एक फ्लैट डिस्क नहीं है, हमारी धरती गोल है। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता था। लेकिन उनके अंदर क्या थी, उनके अंदर एक इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, लेकिन वो बेशक बेबुनियाद हो लेकिन थी, एक कल्पना ज़रूर थी। उन्होंने सोचा तो ठीक था, लेकिन ना तो धरती की इतनी एक्सप्लोरेशन हुई थी कि इस साइड, उन्हें बस 3 ही चीज़ का पता था। और इनका क्या होता था, इनका आपस में ट्रेड भी होता था। ठीक है, ये ऐसे, ये इनका ट्रेड भी होता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये जो भूखंड है, ये जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, महाद्वीप, जो चारों तरफ से घिरा रहता है उसको महाद्वीप ही तो बोलते हैं। ठीक है, इस महाद्वीप में ये यूरोप, ये लीबिया का मतलब जो आज का अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इजिप्ट था, यहाँ पे भारत और यहाँ पे चीन। अब इनका व्यापार कैसे होता था? इनका व्यापार ये सिल्क रूट का नाम तो आपको पता ही होगा, सिल्क रूट, जहाँ से यूरोप वालों हमारे साथ व्यापार करते थे। ठीक है, और यहीं से ये भारत से रेशम, कपड़ा, चीनी, मसाला सब भारत से लेते थे। ठीक है, और इधर से यहाँ ये इनका ट्रेड रूट था। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक धर्म का उद्गम हुआ, मतलब एक धर्म उभर के आया जिसको हम ईसाई धर्म बोलते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म आया और ये फैलना शुरू हो गया, यहाँ 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 यहाँ
यहाँ ऐसे ऐसे फैलना शुरू हो गया। और उसके कुछ समय बाद यहीं पर एक और धर्म उभर के आया सामने, एक और धर्म उभर के आया जिसको इस्लाम बोलते हैं, इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम। ये इस्लाम धर्म भी फैलता गया, अपना धर्म प्रचार करते गए और ये इंडिया तक आ गया था, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में ये हुआ कि अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, ठीक है। और उस युद्ध को क्या बोलते हैं, क्रूसेड बोलते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, धर्म युद्ध बोलते हैं उसको। जो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में हुआ था उसको क्रूसेड बोलते हैं। और इनके लिए, ईसाई धर्म वालों के लिए तो ये था क्रूसेड, ईसाई धर्म वालों के लिए था यह क्रूसेड, और इन इस्लाम के लिए था वो जिहाद, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इस्लाम वालों ने क्या बोला, इस्लाम वालों ने बोल दिया कि जो भी ईसाई धर्म को नहीं, जो भी इस्लाम धर्म को अपनाना नहीं चाहता या फिर जो भी इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता वो यहाँ पे आ नहीं सकता। मतलब कि ये सारा इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, अब ये यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। अब ये यहाँ नहीं आ सकते तो इनकी तो मेन समस्या शुरू हो गई। मेन समस्या क्या शुरू होगी, अब ये यहाँ से व्यापार कहाँ से करेंगे। इन्होंने ये रास्ता तो ब्लॉक ही कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। अब जहाँ भी लॉकडाउन हो जाता है तो एक दूसरे से ये यहाँ जा तो नहीं सकते, इन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। अब लॉकडाउन करने के बाद इनके बीच समस्या हो गई और ये पानी में भी नहीं जा सकते, क्योंकि पानी में इन्होंने पहले बता रखा है कि भाई अगर पानी में जाओगे तो एक छोर ऐसा आएगा जहाँ पे आप पृथ्वी से नीचे गिर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक एक्सप्लोर हुआ नहीं था ना, अब तो अभी तक तो ये तीन ही जानते हैं, अफ्रीका, यूरोप और चाइना, एशिया, और तो ये जानते ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक जागृति पैदा हुई, एक जोखिम उठाया पुर्तगाल और स्पेन ने। पुर्तगाल और स्पेन ने एक जान जोखिम वाला एक मिशन बनाया, जिसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पानी के रास्ते भारत की खोज की जाए। अब आपने ये भी सुना होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं की थी। भारत से तो पहले ही सही व्यापार चल रहा है उनका, भारत चीन तो पहले ही व्यापार चालू हो रखा था उनका, लेकिन भारत की खोज नहीं की। उसने भारत की समुद्र के द्वारा जो रास्ता है उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने, ठीक है। तो अब ये आप भूल जाओ कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, भारत की खोज नहीं की थी, भारत से आने वाला जो समुद्री रास्ता है उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। आपको शायद पता नहीं होगा, इस मिशन में लाखों की जान गई है, ठीक है। अब आपके पास ना तो मैप है, ना कोई ऐसा कुछ सिस्टम है आपके पास जिससे आपको पता लग सके कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, दिशा सूचक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में कोई लापता हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो ऐसे में जाने से लोग डरते थे। लेकिन इन दोनों ने बेड़ा उठाया कि हम भारत के समुद्री रास्ते की खोज करेंगे। तो भारत के समुद्री के खोज के लिए 1492 में 1492 में वास्को डी गामा को भेजा गया जहाज लेकर, ठीक है। इसको जहाज दे दिया राजा ने और इसको भेज दिया, एक यात्री था। जब ये भारत पहुंचा तो ये पहुंचा था कालीकट के समुद्री तट पर, भारत ये पहुंच गया, ठीक है। और इसने अपना एक्सप्लोर कर दिया, इसको पता चल गया कि हाँ भाई ये रास्ता ऐसे है। लेकिन एक और यात्री था जिसका आपने नाम सुना होगा, कोलंबस, ठीक है। और जिसको ये भी बोलते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। आज आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं की थी। कोलंबस तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं था, अमेरिका तक तो पहुँचा ही नहीं था। अभी मैं एक विश्व का मानचित्र छापता हूँ और आप देखना कि उसमें क्या है क्या नहीं, ठीक है। कोलंबस तो पहुँचा ही नहीं। ये हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा, ये नॉर्थ अमेरिका, ये छोटा सा पुल, यहाँ पे सी,
ये हो गया। उसके बाद एक मिनट बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि क्या कौन सी चीज़ क्या क्या है, कौन सी चीज़ क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब हम ऑस्ट्रेलिया और बना देते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये कुछ द्वीप है, इंडिया। ठीक है, ये अंटार्कटिका है यहाँ पे। तो क्या हुआ था जब कोलंबस यहाँ पे था, कोलंबस पहले अपने पुर्तगाल के राजा के पास गया, पुर्तगीज़ के राजा के पास गया, पुर्तगाल के राजा के पास गया। तो उसने बोला कि मैंने भी भारत को जाने वाला एक रास्ता खोज लिया है। ठीक है, और लेकिन वो शॉर्टकट है और मैं यहाँ से जाऊँगा। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ से आया था? वास्को डी गामा यहाँ से आके और यहाँ आया था। ठीक है, और इसने बोला कि मैं यहाँ से शॉर्टकट है, टोलेमी ने मेरे को मैप दिया है और मैं यहाँ से जाऊँगा और शॉर्टकट है बिल्कुल। तो पुर्तगाल के राजा ने बोला यार जाना तो तू पागल है क्या, तू जाना तो नीचे है और तू जा यहाँ रहा है, तो ऐसा तो संभव है नहीं, तू कहाँ से शॉर्टकट लाएगा। उसको सैनिकों को बोल के उसको अपनी सभा से बाहर फेंकवा दिया। ठीक है, और ऐसा ही मुद्दा एक कुछ स्पेन में भी चल रहा था। तो ये स्पेन के राजा के पास गया कोलंबस। जब स्पेन के राजा के पास गया तो स्पेन के राजा के पास जाने के बाद इसने बोला कि सर मेरे को जहाज चाहिए और मेरे पास मैप है, एक शॉर्टकट है जो मैं भारत जल्दी पहुंचा सकता हूं आपको। ठीक है, पुर्तगाल से पहले जा सकते हैं हम। तो यार उसको तो ऐसा आदमी चाहिए था जो अपनी जान को जोखिम में डाल सके, क्योंकि जान को जोखिम में डालना हर एक के बस की तो बात नहीं है। अब आप खुद बताओ, एक तो आपको एक जहाज पे भेजा जाए जिस पे ना तो कोई मैप है, ना उस पे खाना है, ना कुछ नहीं, और या फिर आपको भेजा जाए कि आपको NCERT की किताब पढ़नी है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? जहाज पे जाना या NCERT की किताब पढ़ना? आपके लिए क्या आसान है? आपके लिए आसान मेरे ख्याल से NCERT की किताब पढ़ना ही होगा, क्योंकि जिस जहाज पे ना तो खाना है, ना पीना है, ना मैप है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना उसका आपको अता पता है नहीं, कंपास नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके तो वो तो बहुत बड़ा काम हो गया ना। तो ऐसे ही था कि कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब स्पेन के राजा ने देखा कि यार ये तो खुद आ रहा है, आ बैल मुझे मार, तो इसको क्यों ना भेजा जाए। लेकिन जब इसने स्पेन के राजा को ये बताया कि मेरे पास शॉर्टकट है, उसने स्पेन के राजा को भी पता था कि भाई ये रास्ता तो यार, उसने उसको भी यही बताया कि मैं ऐसे जाऊँगा। तो उसने बोला यार क्या बकलोलिया है क्या, तू कैसी बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना पूछा जाएगा, तू पागल पोगल है क्या, कुछ लगा के आया है क्या, मदिरा पी के आया है क्या। उसको भी भगा दिया। लेकिन जो एक राजा था एक रानी थी, दोनों सभा में बैठे थे, लेकिन रानी को कोलंबस पसंद आ गया। अब आप देख लो, रानी को कोई पसंद आ जाए फिर तो उसको जहाज मिलना आवश्यक हो जाता है। तो रानी ने राजा को बोला कि ये 1-2 मिनट मेरे साथ अंदर चलो। आप गए, ले आपका दिमाग ख़राब है क्या? जब लड़का खुद आया है, लड़का इतना बलशाली है, लड़का इतना कॉन्फिडेंस है लड़के में कि वो शॉर्टकट है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप भेजो उसको, कुछ ना कुछ तो ढूंढ के लेके आएगा। तो उसको जहाज दिए 2-3 और यहाँ से कोलंबस चला और यहाँ पे एक क्यूबा नाम का द्वीप है, यहाँ आके वो पहुँचा क्यूबा। जब क्यूबा आके पहुँचा तो यहाँ के कुछ मूल निवासी को उसने उठाया और उनका वेस्ट इंडीज़ नाम, मतलब यहाँ के इंडिया नाम रख दिया था यहाँ पे। तो वेस्ट इंडीज़ का नाम ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, इन सभी द्वीपों को नाम वेस्ट इंडीज़ है। ठीक है, इंडिया, पश्चिमी इंडिया, पश्चिमी भारतीय के लोग। लेकिन ये भारत तो था नहीं, भारत तो यहाँ है। ठीक है, लेकिन ये दोबारा जब उस रानी के पास गया, तो उसने उस मूल निवासियों को 2-4 को अपने साथ पकड़ के लेके गया था वो। तो उसने बताया कि देखो जी मैं तो इंडिया, देखो वहाँ के लोग हैं, देखो कल्चर देखो। तो रानी ने उसको शाबाशी दी, ना शाबाश। लेकिन आप बताओ, उसने अमेरिका की खोज की? अमेरिका की खोज तो हुई नहीं तब तक, ये तो क्यूबा से वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 साल बाद 1900 में 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 2
अब आप ये सोचोगे कि सर फिर अमेरिका की खोज की किसने? तो अमेरिका की खोज की एक और यात्री थे इटली के, अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, इटली के थे वो। उन्होंने देखा कि कोलंबस क्यूबा तक तो गए, लेकिन क्यूबा के बाद 2 बड़े भूखंड और है। ठीक है, उन्होंने ये बात अपने दोस्त वोल्ट म्यूलर, जिन्होंने इतिहास का पहला वर्ल्ड एटलस बनाया था, उसको जाके बताई। अब ये एटलस बनाने वाला था, तो इसने बोला कि यार तू मेरा दोस्त है, क्यों ना तेरे नाम पे ही रख दूं। तो इसलिए इसका नाम तो पड़ा उत्तर अमेरिका और इसका नाम पड़ा दक्षिण अमेरिका। ये नाम इसलिए पड़े गए थे। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि पहले जो दुनिया थी वो यूरो सेंट्रिसिटी थी, मतलब कि यूरोप को सेंटर में रखकर सारी दुनिया का नक्शा बनाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे नहीं। आपने कभी अपने जो विदेश मंत्री हैं रविशंकर जी को सुना भी होगा, कई बार उन्होंने बोला भी है कि आप यूरोप वालों हमेशा से ये मत सोचो कि यूरोप को सेंटर में, यूरोप को केंद्र में मानकर सारी चीज़ कुछ देशों के अपने कुछ मुद्दे भी होते हैं। ठीक है, और भाई क्यों ना हो यूरो सेंट्रिसिटी, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप ताकतवर था। यूरोप वालों के पास क्या क्या था? जी एंड जी, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। गॉड मतलब अपने धर्म का प्रचार करना, वहीं से पीछे से शुरुआत हुई थी, जो अपने धर्म का प्रचार करना। दूसरा ग्लोरी, उपनिवेशवाद बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियलिज्म फैलाना और अपना नाम कमाना। तीसरा गोल्ड, गोल्ड होगा तो धन संपत्ति होगी और उसको बढ़ाओ तो पूरे देश, पूरे यूरोप में आपका नाम होगा। ठीक है, उनके पास ये 3 चीज़ें थी। इसलिए वो इसी सफ़र पे निकलते थे कि आज इस द्वीप को ढूंढ लिया, आज इस द्वीप को ढूंढ लिया। और फिर आता है इसके बाद जब ये जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका खोजे गए, ये हमारा लीबिया है, यानी अफ्रीका है, ये यूरोप है एंड ये एशिया है। इसके बाद 2 दुनिया बन गई। एक तो था ओल्ड वर्ल्ड, ये आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो। एक था ओल्ड वर्ल्ड और एक था न्यू वर्ल्ड। जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में जब खोजों का दौर आया, जब खोज शुरू हुई, जब जैसे 1498 में भारत के समुद्री रास्ते की खोज हुई, यहाँ पे खोज हुई। ठीक है, जब खोजों का दौर हुआ तो खोजों के दौर में 2 वर्ल्ड बट गए, एक ओल्ड वर्ल्ड एक न्यू वर्ल्ड। तो ओल्ड वर्ल्ड में क्या क्या था? ओल्ड वर्ल्ड में था एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, और न्यू वर्ल्ड में क्या था? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब ये क्या है? ये हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि अमेरिका का नाम, अच्छा चलो बता देता हूँ मैं आपको, यूरोप का नाम यूरोप कैसे पड़ा और एशिया का नाम क्या, एशिया कैसे पड़ा। ठीक है, यूरोप का नाम यूरोप इसलिए पड़ा क्योंकि यूनान भाषा में यूरोप को यूरोपा से नाम पड़ा यूरोप। यूरोपा को द लैंड ऑफ द सेटिंग सन, लैंड ऑफ द सेटिंग सन, यानी सूर्यास्त, यहाँ पे सूर्यास्त होता है, लैंड ऑफ धरती जहाँ पे सूर्यास्त होता है उसको यूरोपा बोलते हैं। और एशिया होता है सूर्योदय, जहाँ से सूर्य उदय होता है यूनान भाषा में, तो इसलिए इसका नाम एशिया और यूरोप। तो हर एक चीज़ यूरो सेंट्रिसिटी, मतलब यूरोप ही खुद क्योंकि राज था उनका, वो खुद करता था यूरोप। ठीक है, अब ये तो बात आगे होगी आपको समझ में। ठीक है, और अगर भूखंड के हिसाब से माना जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो पहले पे तो है एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे पे उत्तर अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। ये 7 है। ठीक है, अब ओशियंस देख लेते हैं कि ओशियंस, महासागर हमारे पास कितने हैं। महासागर तो वैसे तो एक ही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
मान लो आप एक तालाब में हो, ठीक है, और आपने उस तालाब में 5 किताबें फेंक दी, ठीक है, 5 किताबें फेंक दी, लेकिन उस तालाब में 5 किताबें तैर रही हैं, ठीक है, 5 किताबें तैर रही हैं और उन 5 किताबों को विभाजित भी कर रहा है वो तालाब, उनके बीच में पानी भी आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि तालाब तो एक ही है ना, किताब भी तो 5 हैं, तालाब तो एक ही है ना। तो यहाँ पे जितना भी पानी है, मान लो ये पानी है, जितना भी पानी है, ये पानी है, ये यहाँ पे ये पानी है, ठीक है। ये तालाब तो एक ही है ना, ये तो 5 NCERT 5 बुक्स ही तो हैं, 1 2 3 4 5 ये बुक्स ही तो हैं, है तो, लेकिन पानी के अंदर तालाब तो एक ही है ना। तो सबसे छोटा जो महासागर है, जो सबसे छोटा है ओशियन है, वो है आर्कटिक ओशियन, ठीक है, सबसे छोटा है ये। और इसके अलावा 3 महासागर और हैं, एक तो है अटलांटिक ओशियन, एक पैसिफिक ओशियन एंड एक इंडियन ओशियन। लेकिन 60 डिग्री, ये जो अंटार्कटिका बनाया था ना मैंने यहाँ पे, लेकिन 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में यहाँ पर एक और सागर है जिसको मान्यता मिल चुकी है, जिसको हम एक और सागर है साउदर्न ओशियन। इसकी जलवायु वगैरह सब कुछ अलग है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के जीव जंतु, यहाँ से हमारे से सब कुछ अलग है उनका। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, साउदर्न ओशियन, उसको साउदर्न दक्षिणी महासागर बोल दिया गया, ठीक है। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जो PDF है, इन दोनों, कल की क्लास भी, जो हमारी जो परसों की क्लास थी, पहली क्लास थी, उसकी PDF भी और इसकी PDF भी मैंने अपने जो ग्रुप का चैनल है, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, उसमें दोनों में मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देना स्टूडेंट्स। पानी, यार प्यास तो हमें भी लगती है। तो अब हम चलते हैं आगे, इससे आगे चलते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई नहीं, मैं आपको वो तो भेज ही दूँगा, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ये रब कर रहा हूँ मैं। ये तो था हमारी समझ विकसित करने के लिए एक काम। आप टेंशन मत लो, ये जो वर्ल्ड मैप मैंने बनाया है ना, अभी विश्व का मानचित्र बनाया, ये तो मैंने अब ऐसे ही बना दिया। आप भी इससे ज़्यादा स्पीड में बना दोगे आप, मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी हम एक बात करते हैं, एक और नामकरण की बात हुई थी ना, तो नामकरण की एक और बात करते हैं हम। ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पे आपको पता होगा कि पृथ्वी के ध्रुव जो हैं, जो पोल हैं, वहाँ पर एक तारा है जिसको पोल स्टार बोल दिया जाता है, पोल स्टार। और यहीं पर ही सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि का एक तारामंडल है, कुछ ऐसे करके है, इसको बोला जाता है ग्रेट बियर। बियर का मतलब भालू, और ग्रीस में इसको क्या बोला जाता है, भालू को आर्केटो। तो यहाँ का जो समुंदर है ना, यहाँ का जो समुंदर है उसका नाम क्या हो गया, आर्कटिक ओशियन। यहाँ से आया आर्कटिक ओशियन। और जो निचला जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो समुंदर था नहीं, मतलब तब तक समुद्र की खोज हुई नहीं थी। वहाँ पे था, क्या था वहाँ पे, भूभाग था जिसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं। तो इसके अपोजिट क्या हुआ, एंटी, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी आर्कटिक। और होते होते इसका नाम पड़ गया अंटार्कटिक। ऐसे बने हैं ये अंटार्कटिक वगैरह। आया कुछ समझ में? आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता भी नहीं चल रहा कौन क्या चैट, मतलब चैट तो क्या, मैं अभी लाइव तो क्लासेस वैसे ही डाल रहा हूँ। आप मेरे को वीडियो देखने के बाद डाउट में बता देना, सर हमें ये प्रॉब्लम है और आपने ऐसे गलत बताया, ठीक है। आप एक बार भी बता देना एक भी चीज़ में कि हाँ भाई मैंने गलत बताया, ठीक है। तो ऐसे नाम पढ़ा था भाई इनका। अब
एटलस किस किस के पास है भाई? भाई मैंने परसों सीधा सीधा बोला था कि भाई एटलस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप खान सर की एटलस लो, चाहे ब्लैक ओरिएंट स्वैन की, ब्लैक स्वैन की वो लो, चाहे ये ऑक्सफोर्ड की है मेरे पास, चाहे ये लो, तीनों में से कोई भी लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एटलस है, अगर है तो भाई आप खोल लो अब नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका खोल लो जल्दी से, नॉर्थ अमेरिका खोल लो। और नॉर्थ अमेरिका में हम बना ही लेते हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं पहले, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों बनाते हैं। इक्वेटर, एक जंप, दूसरा जंप, एक सी, ये नीचे आया और ये हमने मिला दिया, और एक समोसा। यहाँ से एक संकरा सा क्षेत्र जाता है, एक पुल है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे ऐसे आया, ये भगोना, ये बाज के पंख, और ये एस। ठीक है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारा ग्रीन आइलैंड, ये एशिया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और मेरे को उन क्वेश्चनों का जवाब देना। ठीक है, पहला, डेविस जल संधि बताओ भाई, बेरिंग जल संधि बताओ। ये क्या है? 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये 7 नंबर। ये बताओ आप पहले, उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ 1 नंबर क्या है। 1 नंबर है डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट। दूसरा क्या है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। तीसरा क्या है? हडसन की खाड़ी। चौथा क्या है? क्यूबा द्वीप। पांचवा क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। छठा क्या है? पैसिफिक ओशियन। और 8वां नहीं है, सातवां है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये 7 हैं, ये 7 है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, ये है कनाडा। ठीक है, कनाडा, ये यूएसए, और ये मैक्सिको। और जो ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे 7 देश हैं जो कि केंद्रीय अमेरिका के राज्य हैं, केंद्रीय अमेरिका के राज्य, केंद्रीय अमेरिका राज्य। ठीक है, 7 ये, और 1 2 3 ये। तो इस महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हुए? नॉर्थ अमेरिका में टोटल 10 देश हैं, 13 इसमें है। साउथ अमेरिका में 13 देश। ठीक है, अब बात करते हैं यूएसए की। ठीक है, यूएसए की बात करें तो यूएसए में टोटल कितने राज्य से बना हुआ है? संयुक्त कितने राज्य हुए थे? तो शुरू में तो हुए थे 48। ठीक है, 48 राज्य थे। 1870 का जो मैंने आपको गृह युद्ध बताया था, तब उन्होंने संधि करके 1880 में एक राज्य का संघ बना के वो देश बना लिया था, पावरफुल देश बना था, वो अमेरिका था। तो इसके टोटल तो हैं 50 राज्य, 50 राज्यों से मिलकर बना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं क्योंकि उनका जो राज्य है वो यूनाइटेड हुए थे, संघ हुए थे, तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। ठीक है, अमेरिका पता चल गया, अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा था? ठीक है, वो भी पता चल गया। इसमें से जो 48 राज्य हैं, जो 48 राज्य हैं वो इसी भूमि पे हैं, यहाँ पे, ये इसी महाखंड पे। ठीक है, और जो 49वां है, जो 49वां राज्य है, वो रशिया का एक राजा था। रशिया के राजा को जार बोलते हैं। जो रशिया का राजा था, रूस का राजा, जिसको जार बोला जाता है। ठीक है, उसने ये 49th स्टेट अलास्का को अमेरिका को बेच दिया।
ठीक है, वो भी 19वीं शताब्दी में बेच दिया था। ठीक है, और 50वां जो राज्य है वो कहीं यहाँ पे प्रशांत महासागर में है, और इसका नाम आप अगर एटलस में देख रहे हो तो ढूंढ के बताओ मेरे को। उसका नाम है हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड। ये इसका 50वां 5th स्टेट ऑफ अमेरिका। अब एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई दो नॉन कंटिग्यूअस का मतलब दो जो इस क्षेत्र में नहीं है, अलग अलग हैं, दो नॉन कंटिग्यूअस स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन कौन सी हैं? तो वो हैं, पहली तो है अलास्का और जो दूसरी है वो है हवाई। अलास्का हिंदी वालों के लिए और हवाई। ठीक है, पता चल गया होगा कि भाई क्या है क्या नहीं, ये भी पता चल गया, इसको भी नोट कर लो आप। ये सब सारी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, आप वर्ल्ड क्लास उठा लो, पढ़ाते होंगे विश्व भूगोल, वर्ल्ड मैप, बहुत सारे टीचरों से मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा वर्ल्ड मैप किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। इस बात की मैं शर्त लगाता हूँ, अगर किसी ने ऐसा पढ़ाया होगा ना, एक टीचर की तो मैं बोल सकता हूँ कि उन टीचरों के अलावा और किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ, या फिर मैंने पढ़ाया हुआ, वो पहले टीचर हैं सचिन अरोरा सर, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, और उन्हीं की जो शैली को मैंने अपनाकर अपनी भाषा में आपको ये मैं उनका ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो उन्होंने मेरे को पढ़ाया वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने मेरे को ऐसे ही पढ़ाया था और मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये अब हम चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, पहली क्लास में बोला था कि भाई हम 2 महाद्वीप तो करेंगे ही करेंगे, मतलब एक महाद्वीप पे 2 क्लास तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से पेज लो, कोरा पेज लो भाई, कोरा पेज बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही ना, पेज वेज बचाने की कोशिश मत करियो। ठीक है, लो कोरा पेज और उसको सीधा ही रहने दो, और एक बड़ा सा अमेरिका बनाते हैं, नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं, बड़ा सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बनाओ। ये सी, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ ऐसे ये गया, ये ऐसे, ये बाज के पंख हो गए भाई, और ये ऐसे। ठीक है, अब जो ये है, 1 मिनट भाई, लाइट 1 मिनट स्टूडेंट्स, लाइट चलेगी, मैं गेट खोल देता हूँ एक बार। चश्मा, क्योंकि लाइट लगेगी ना फिर क्या फ़ायदा। ये तो हुआ मैक्सिको, बताया था मैंने आपको मैक्सिको। ठीक है, ये 7 अमेरिका के राज्य हैं, यूएसए के राज्य हैं। ठीक है, और जो ये लाइन है ना, इसको भी 49th लैटिट्यूड, 49 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं इस लाइन को। ये क्या है? यूएसए, और ये है कनाडा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आते आते झील है, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। वो झील कैसे हैं? ऐसे आ गई, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक रूल होता है कि अगर 2 सीमाओं के बीच में कोई जलाशय आएगा ना, तो उस जलाशय के बीच में से लाइन क्रॉस होगी और ऐसे जाएगी। तो ये है अमेरिका और कनाडा की और यूएसए की क्या है? सीमा रेखा, जिसको 49 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अलास्का, एशिया, ग्रीन आइलैंड। यहाँ पर पनामा इस्थमस बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब आप एटलस खोलो और एटलस में मेरे को देख के बताओ, एटलस में देख के बताओ, यहाँ पे कुछ झीलें हैं, उन झीलों का नाम मैं बता देता हूँ आपको। कुछ झीलें कैसी हैं? यहाँ पर एक झील है, ठीक है, यहाँ पर एक झील है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक झील है और यहाँ पर एक झील है और ये ऐसे, ठीक है। इस झील का नाम है ग्रेट बियर, द लेक ग्रेट बियर, ठीक है। इस झील का नाम क्या है? द ग्रेट लेक ग्रेट बियर, ठीक है। उसके बाद जो ये दूसरी झील है, इस दूसरी झील का नाम है लेक ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव मिल गई होगी। इसका नाम है अथाबास्का और इसका नाम है अथाबास्का और इसका नाम है विनीपेग। और भी बहुत सारी झीलें हैं ऐसी, छोटी मोटी बहुत सारी झीलें हैं ऐसी बहुत सारी झीलें हैं कनाडा में। आप देख लो अपनी एटलस में बहुत सारी झीलें मिल जाएंगी आपको। तो ये इतनी झील कनाडा में आई कैसे? इतनी सारी झील आई कहाँ से? ठीक है, कोई बता सकता है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्रेटर से बने होंगे, तो क्रेटर से तो बन नहीं सकती क्योंकि कोई उल्कापिंड यहाँ पे आके गिरा नहीं। फिर कुछ ने बोला होगा कि सर मानव निर्मित होगी, मानव ने खड्डा खोद दिया होगा, उससे पानी भर गया होगा और बारिश का, और उससे हो गया। वो भी नहीं है भाई। ज्वालामुखी का भी एग्जाम्पल दोगे कि सर ज्वालामुखी फटा होगा और वो बंद हो असक्रिय हो गया होगा और बारिश का पानी भरा होगा और वहाँ पे झील बन गई? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसी ये झील नहीं बनी। ये झील बनी थी, चलो झीलों का निर्माण अब मैं आपको एडवांस लेके चलूँगा। बेसिक तो हो चुका है, अब एडवांस लेके चलेंगे। झीलों का निर्माण कैसे होता है ये बताता हूँ मैं आपको, झीलों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो झीलों का निर्माण सुन लो, अब हेडिंग डाल दो झीलों का निर्माण। झीलों का निर्माण। अब झीलों का निर्माण कैसे होता है, एक मिनट। तो भाई झीलों का निर्माण कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। झीलों का निर्माण कैसे होता है तो क्यों बोले, झीलों का निर्माण आप ये तो जानते होंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे जो ध्रुव पे है, जो ध्रुवों पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। पता होगा ध्रुवों पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। बर्फ़ जमी रहती है। बर्फ़ क्यों जमी रहती है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की इतनी किरण पहुँच नहीं पाती, इतनी किरणें नहीं पहुँच पाती, और यहाँ पे ठंड होने के कारण बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ जम जाती है तो आज से कुछ 2 मिलियन साल पहले, यानी 20 लाख साल पहले हिमानी युग था। हिमानी युग मतलब कि आइस एज। और उस आइस एज में था कि भाई सारी धरती का जो टेम्परेचर था वो गिर चुका था, ठीक है। अभी तो जैसे अभी आपने सुना होगा इस टाइम पे अपना जो अभी टाइम चल रहा है कि भाई विश्व तापीय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मतलब कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। और दुनिया का तापमान बढ़ रहा है तो उसके कारण ये बर्फ़ अपनी पिघल भी रही है। यूरोप के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो भी विश्व तापीय के द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, ठीक है। लेकिन जब हिमानी युग 20 लाख साल पहले हिमानी युग आया, जब आइस एज आई, तो उस टाइम पे पूरी धरती को उसने बर्फ़ की चादर से ढक दिया था। तो ये मान लो कि आप ये जो बर्फ़ यहाँ तक आ गई होगी बर्फ़, ऐसे ही यहाँ तक आ गई होगी बर्फ़, यहाँ तक आ गई होगी बर्फ़, जम गई होगी बर्फ़। तो अब आप ये बोलोगे सर तो झील कैसे बनी? झील कैसे बनी वो बताओ। आप हमें हिमानी युग में ले गए, वो भी बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख। अब देख कैसे बताऊंगा, अभी देख। हिम अपर्दन, ठीक है। हिम अपर्दन
क्या होता है हिमपर्तन, अरे तो क्या हो रहा है, हिमपर्तन मतलब ग्लेशियर इरोजन। चलो आपको एक कहानी बताता हूँ। क्या होता था जब बचपन में थे तो बर्फ़ खाने का बहुत मन करता था, आइसक्रीम, ठीक है। और आइसक्रीम खाने के लिए हमें फ्रिज में जाना पड़ता था, और फ्रिज में ऊपर जो फ्रीज़र है उसमें आइसक्रीम रखी रहती थी, वहाँ पे बर्फ़ जमती थी गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तो कुछों ने ये करके भी देखा होगा। तो एक दिन मैं घर आया स्कूल से, और मैंने देखा ना मम्मी है ना पापा है, घर पे कोई नहीं, तो मेरी होगी बल्ले बल्ले मौज होगी भाई, आज तो बर्फ़ खाने को मिलेगी, ठीक है। मैंने फ्रिज खोला, फ्रीजर में गया, और ज़्यादा मेहनत ना करते हुए मैंने क्या किया, क्यों हाथ से क्यों निकाला, मैंने अपनी जीभ से ही चाटने की सोची फ्रिज, ठीक है। वो फ्रीज़र था, जो बर्फ़ था, मैंने अपनी जीभ से ही चाटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जीभ लगाई मेरी जीभ बर्फ़ पे चिपक गई। जीभ चिपक जाती है, फ्रिज आप करके देख लेना, ठीक है। अब जब मेरी जीभ फ्रीजर पे चिपक गई तो उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यार मम्मी पापा भी आएंगे, और मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, जीभ को ऐसे लगी हुई है मेरी जीभ, ठीक है। तो आपको भी याद होगा, आपकी जीभ का कुछ टुकड़ा उस फ्रीजर पे ही चिपका रह गया होगा, खून खान आए होंगे, लहू लुहान होगे आप, ठीक है, रोए होगे बहुत ज़्यादा, कुछों के साथ हुआ होगा ऐसा। मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने आप का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, फ्रीजर पे जीभ चिपक जाती। तो ऐसा ही कुछ हिमपर्तन के साथ होता है। हिमपर्तन के साथ कैसे होता है, जब अब यहाँ पर बर्फ़ जमी कैसे, सागर है, महासागर है, ठीक है, सागर तो है ही यहाँ पे। तो सागर के पानी की बर्फ़ जम गई, और सागर का जो पानी था उसका स्तर नीचे हो गया। पानी का स्तर जब बर्फ़ जमती है ना, तो सागर के पानी का जो जल स्तर होता है ना वो नीचे चला जाता है, पानी का स्तर नीचे चला गया। अब नीचे चला गया तो बर्फ़ जम गई, ठीक है। लेकिन जब थोड़ी हीट आई, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, ग्लेशियर पिघलने लगे, तो बर्फ़ पिघलने लगी, और जल स्तर ऊपर आ गया। ऊपर कैसे आ गया भाई, ऊपर इसलिए आया कि बर्फ़ पिघली तो जो सागर का पानी था वो सागर में गया, ठीक है, और जल का स्तर ऊपर आ गया। बर्फ़ जमती तो जल का स्तर नीचे आ जाता, ठीक है। तो बर्फ़ ऐसे जमी, सागर से बर्फ़ जमी, ठीक है। तो हिमपर्तन की एक खास बात है, जब बर्फ़ जमती है ना, ऐसे जब बर्फ़ जमती है, ठीक है, और बर्फ़ जब पीछे जाती है, मतलब हटती जाती है, तो इसको तोड़ती हुई जाती है, ऐसे इसको तोड़ती हुई जाती है, ठीक है। उसको प्लकिंग बोलते हैं, इसको प्लकिंग, ठीक है। और वो कैसे होती है प्लकिंग, ऐसे खड्डे बना देती है, ठीक है। ये कोई क्रेटर नहीं आया, कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हिमपर्तन के कारण इतनी सारी झीलें यहाँ पर बनी हुई हैं। और अमेरिका कहाँ है, अमेरिका यहाँ है, ये रहा यहाँ पर, ठीक। अब आप ये मत सोचो यहाँ अमेरिका में ही हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, यूरोप में देख लो, ये रहा यूरोप, यूरोप में मैं बताऊँ आपको, यूरोप में आप एटलस खोल लो अपनी, मैंने यहाँ पे मैप लगा रखा है, उसमें देख रहा था लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। आप एटलस खोलो, एटलस में आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा। यूरोप में दो देश हैं, नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। नॉर्वे एंड स्वीडन दो देश हैं, वो यहाँ पे हैं, नॉर्वे एंड स्वीडन। और यूरोप द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों वाला देश कौन सा है आप बताओ। हजार झीलों वाला देश किसे कहते हैं, 1000 झीलों वाला देश कहते हैं फिनलैंड को, जो कि यूरोप में है। वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा झील हैं। तो वो झील कैसे बनी, वो झील इसे ऐसे ही बनी, कैसे बनी, हिमपर्तन के कारण बनी वो झील, ठीक है, हिमपर्तन के कारण बनी।
ग्लेशियर इरोजन के कारण बनी। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि हिमपर्दन से भी बर्फ, मतलब हिमपर्दन से भी झीलें बनती हैं, और ये झीलें ऐसी वैसी झील नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठे पानी का भंडार है ये, मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, मीठे पानी की झील। और इनमें सबसे बड़ी जो झील है, आप अपना वो खोल लो, एटलस खोल लो, मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको। एक मिनट बच्चों, ये कुछ झीलें बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कुछ झीलें हैं, इनमें जो सबसे बड़ी झील है, सबसे जो बड़ी झील है वो ये है लेक सुपीरियर। ठीक है, ये लेक है, ये लेक सुपीरियर होगी, ये हुरॉन, ये मिशिगन, और ये ईरी, और ये ओंटारियो। सबसे पश्चिम में है सुपीरियर, पूर्व में है ओंटारियो। ठीक है, और इसका है एक फॉर्मूला भी होता है, इसको कुछ टीचर होम्स करके पढ़ाते हैं। ठीक है, होम्स से ह्यूरोन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन। देख लो आपके उसमें होगी लेक, उसमें एटलस में खोल के देख लो, ईरी, और एस से सुपीरियर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर ही तो है, लेक सुपीरियर। आया कुछ समझ में? ठीक है, ये तो हुई झीलों की बात। झील का निर्माण कैसे होता है ये तो आ गया होगा समझ में कि झीलों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई एक और बनाओ, नॉर्थ अमेरिका बनाओ भाई। बना लिया नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आपको पर्वत श्रृंखला दिखती होंगी, यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उनका नाम है CCR। सी का पहली क्या है? कोस्टल, फिर क्या है? कैस्केड, ये है तटीय। ठीक है, ये कैस्केड को कैस्केड ही लिखा जाएगा। और फिर क्या है? रॉकीज माउंटेन्स। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ रॉकीज। अब दो श्रृंखला आपको और दिखती होंगी यहाँ पर। ये क्या है? ब्रुक्स, और ये क्या है? अलास्का। बी और ए और लिख लो, ब्रुक्स और अलास्का। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला, पर्वत जो श्रृंखला है ना, उनके नाम है ये नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ? तो इनका निर्माण ऐसे हुआ, यहाँ तक है ना, यहाँ तक सरकमपोलर परिधि जिसको बोलते हैं, वो पैसिफिक ओशन का सरकमफेरेंस है, सरकमपोलर है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ एक प्लेट है और यहाँ एक प्लेट है। ठीक है, तो लिखो आप, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं ना, आपस में जब टकराती हैं तो ये ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, और इसको 3D में देख लो आप, ऐसे 3D में देख लो।
आपको ये कुछ पहाड़ से लग रहे होंगे, तो इन्हीं जब दो प्लेटें ऐसे टकराती हैं तो उनसे वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेट इधर से आ रही है, ये प्लेट इधर से आ रही है, टकराव होगा तो एनर्जी भी उत्पन्न होगी, और एनर्जी उत्पन्न होगी तो उससे क्या आएगा, भूकंप। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे भूकंप भी आएगा। ठीक है, भूकंप आएगा तो कुछ प्लेटें कैसी होती है, कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं कि टकराने के बाद एक प्लेट नीचे धंस जाती है ऐसे। ठीक है, एक प्लेट ये नीचे धंस गई और यहाँ पे है लावा, पिघल गई, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ज्वालामुखी का भी उद्गम होगा। तो यहाँ पे क्या आएगी, ज्वालामुखी भी आएगी भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पता लगा ली कि वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत का निर्माण भी होता है दो प्लेटों के टकराने से। दो प्लेट अगर टकराएंगी तो वहाँ पे भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी भी आएगी और सुनामी भी आएगी। ठीक है, और ये किस चीज़ का सिद्धांत होता है, ये किस चीज़ का सिद्धांत है, ये है प्लेट विवर्तनिकी, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है ये, जो दो प्लेट आप, और ये दो प्लेट हैं, एक पैसिफिक ओशन की प्लेट है और एक नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है। ये जब टकराएंगे तो यहाँ पे वलित मोड़दार पर्वतों का उद्गम हो गया, मोड़दार पर्वत ऐसे बने थे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई देखो आज बेसिक नहीं कराऊंगा, आज मैं एडवांस कराऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा फिर एक बार मेरी वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही हमारे हिमालय जो पर्वत हैं, हमारे जो हिमालय पर्वत हैं वो किसका, इसी का एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसे बने थे, दो प्लेटों के टकराने से बने थे। इंडिया की प्लेट गई थी और ऊपर से जो जहाँ पे अभी बोलते हैं टेथिस सागर था, उसकी प्लेट थी, वो दोनों आपस में टकराई और ऐसे ऊपर उठ गया। दो प्लेट हैं, ऐसे आएंगी ऐसे, और ये ऐसे उठ जाएंगी, ऐसे उठेंगी ना, अब ऐसे आएगी और ऐसे ही तो उठेगी, जो भूभाग होगा वो ऐसे ही तो उठेगा। तो मोड़दार पर्वत हुआ ना, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। अब कुछ प्लेट क्या होंगी, ऐसे प्लेट आई और कुछ ऐसे धंस जाएंगी नीचे, यहाँ पे लावा होगा, उसको पिघला देगा और फिर ज्वालामुखी का उद्गम होगा, तो वहाँ पे ज्वालामुखी भी आएंगे। अब जो दो चीज़ आपस में टकराएंगी तो उससे एनर्जी भी उत्पन्न होगी, और एनर्जी उत्पन्न होगी तो वहाँ पे क्या आएगा, भूकंप भी आएगा, क्योंकि एकदम से कंपन पैदा हुआ धरती में। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी, प्लेट टेक्टोनिक का एक सिद्धांत है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई झीलों का निर्माण भी हो गया और भाई प्लेटों के बारे में भी हो गया। अब टेस्ट ले लिया जाए, आखिरी कुछ मिनट हैं। ठीक है, एक टेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद ये क्लास हम ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास मेरे ख्याल से आपको ना भी समझ में आई हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मैंने ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। और आप नहीं आएगी तो दोबारा देख लेना, आप मेरे को बोल देना भाई ये डाउट है मेरे पास, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपके डाउट लेने के लिए। ठीक है, अब एक टेस्ट ले लेते हैं और उस टेस्ट में आप अमेरिका बनाओ, नॉर्थ अमेरिका बनाओ, और आपको टेस्ट बाप को नहीं बनाना। ठीक है, आपको सिर्फ निशान लगाना है, बना के मैं जो बोलूँगा उस पर निशान लगाना है। ठीक है, तो पहला आप बनाओ यूएसए का 49वां, पहला 15 क्वेश्चन है, जिसके 15 में से 15 आएंगे वो मान लो भाई बहुत अच्छे तरीके से, जिसके 13 भी आ गए ना तो मैं उसको मान लूँगा भैया अच्छा तरीके से समझ रहा है। लेकिन जिसके 13 से नीचे है ना तो ये समझ लो वो पढ़ नहीं रहे, वो अपनी कुछ और ही कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो या उनका यहाँ पे ध्यान नहीं, उनका वहाँ दूसरी साइड पे ध्यान है, यहाँ पे ध्यान नहीं उनका। तो पहला लिखो आप 49th स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, दूसरा आप दो डेविस जल संधि, तीसरी दो बेरिंग जल संधि। ठीक है, चौथी दो क्यूबा, पांचवा ग्रीनलैंड आइलैंड, ठीक है, छठा दो आप हडसन झील ना, हडसन की खाड़ी, सातवां दो आप 50वां राजा, 50वां राज्य, सॉरी राजा बोल दिया, 50th राज्य। 8वां दो आप पनामा का इस्थमस, पनामा। 9वां दो
सुपीरियर झील। 10वां 2 49 डिग्री लैटिट्यूड जो रेखा है, सीमा रेखा, वो बताओ। 11th बताओ ब्रुक्स रेंज कहाँ पर है। 12th बताओ अलास्का रेंज कहाँ पर है। 13th बताओ, चलो जिसको कुछ भी नहीं आएगा 13th वो तो बता ही देगा, आर्कटिक ओशियन बताओ भाई, आर्कटिक ओशियन कहाँ पर है। और 14th बताओ एटलांटिक ओशियन कहाँ है, एटलांटिक। और 15th है पैसिफिक ओशियन कहाँ है। ये 15 बता दो, जिसके 15 में से 15 आएंगे मैं मान लूँगा भाई हाँ तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। और मैं ये भी मान लूँगा कि हाँ भाई तूने कुछ पढ़ाया भी है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन कर दो। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप खुद चेक करके देख लेना। 49th राज्य ये रहा अलास्का, ठीक है। डेविस ये रही, बेरिंग ये रही एशिया। चौथा क्यूबा ये रहा क्यूबा, चौथा। ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला। पांचवा ग्रीनलैंड भाई। छठा वुडसन, 7वां 50th राज्य ये रहा 7वां हवाई। 8वां पनामा ये रहा पनामा, 8वां। 9वां सुपीरियर, तो यहाँ है सुपीरियर, ये रही सुपीरियर। 49th लैटिट्यूड, ये यहाँ पे 49th लैटिट्यूड है, 10वां। 11वां ब्रुक्स, ये रहे यहाँ पे 11वां ब्रुक्स। 12वां अलास्का, ये रहे 12वां अलास्का। 13वां आर्कटिक ओशियन, यहाँ पर अलास्का के ऊपर क्या है, ब्यूफोर्ट सागर है, अलास्का के ऊपर ब्यूफोर्ट सागर है, और उसके ऊपर है आर्कटिक ओशियन यहाँ पे, ठीक है। 14th अटलांटिक ये रहा, 15 पैसिफिक ये रहा। अब बता दो किसके 15 में से 15 नंबर आए होंगे यार, इतनी आसानी से पढ़ा रखा है, इतने मस्त तरीके से पढ़ाया है मैंने। और भाई देखो मेरा थोड़ा सा लहजा आपको कुछ खड़ी सी बोली लगी होगी, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई में कोई भाषा थोड़ी ना होती है। अब मैंने शुरू में इंग्लिश में बात की आपसे, तो कुछ के मन में यह होगा कि सर ये इंग्लिश चैनल क्यों पकड़ लिया, ठीक है। इंग्लिश चैनल मैंने सिर्फ आपको बताया था कि भाषा 3 तो आनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी कामयाब होना है ना, मैं ये नहीं बोल रहा आपको यूपीएससी ही क्लियर करना है, लेकिन अगर आपको कहीं भी कामयाब होना है तो 3 भाषा तो आपको आनी चाहिए। पहली भाषा वो है जहाँ जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए हो, जिस जगह पे आप पैदा हुए, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो, ठीक है। जैसे मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ, झज्जर ज़िले में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे झज्जर ज़िले की जो बोली है वो हरियाणवी है, तो हरियाणवी की तो मेरे को आनी चाहिए। दूसरी लैंग्वेज अपनी मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो हिंदी भी आती है, तो इसलिए मातृभाषा हिंदी वो आनी चाहिए, मातृभाषा आनी चाहिए। तीसरी कौन सी भाषा आनी चाहिए, अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए, यानी कि मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। ये 3 भाषा आनी चाहिए। मातृभाषा मदर टंग, दूसरी राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज, और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, पूरे विश्व में इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश हो गई इंटरनेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज है, और तीसरी जो मातृ लैंग्वेज है, जो मदर टंग है मेरी हरियाणवी, वो है, ठीक है। तो तीनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब जिसके 15 में से 15 नंबर आए हैं, मैं उसको भाई मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। जो टीचर ने मेरे को बताया वो मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल सही चल रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो यार यूपीएससी ना भी क्लियर होगा ना, बाई चांस मान लो अगर आपका ना भी क्लियर होगा, तो आप जो मुखर्जी नगर में बैठे हैं ना 2-2 लाख रुपए देके, उनसे तो अच्छा कर लोगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं करने लग रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ता था और मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ ही, निठल्ला तो नहीं बैठा। और ये नहीं कि भाई इतना पढ़ा उसके बाद कुछ ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान भी है। अब मैं किसी को भी, अगर कोई गांव में, मान लो गांव में बहुत सारे वैसे आदमी होते हैं, कैसे सरपंची टाइप, मतलब सियासत टाइप बातें, उनको कुछ नहीं पता, उनको पता ही नहीं कुछ, वो बता देंगे भाई हिमालय पर्वत ऐसे चढ़ाई होती है, ऐसे होता है, और उसको ये नहीं पता कि भाई हिमालय पर्वत बना कैसे। लेकिन आपको पता है कि हिमालय पर्वत कैसे बना, और आप उसको बताओगे हिमालय पर्वत बना कैसे। झील कैसे बनती है, झील भी दो तीन, अरे मानव निर्मित झील भी है,
लेकिन ये जो कनाडा में झील है ये मीठे पानी की झील है, पूरे विश्व में मीठे पानी का भंडार है ये, ठीक है। और ये अब विश्व तापन से पिघल रही है, ये जो ऊपर जो ग्लेशियर है उनसे पिघल के ये झील बनी है। तो दोस्तों मेरा काम है पढ़ाना, और मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। अभी ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले खुद खूब प्रैक्टिस करके आपके सामने, मतलब कैमरे का सामना करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये कैमरे का सामना करने से पहले मैं 3-4 बार अपनी रिहर्स करता हूँ, ठीक है। और रिहर्स करने के बाद मेरे को जब पता लगता है कि हाँ भाई मैं अब ऐसा हो गया हूँ कि आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, तो मैं आपके सामने बोर्ड पे आता हूँ। और मैंने भी रिवाइज़ किया, मैंने ये आज से 1.5-2 साल पहले पढ़ा था मैंने, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 1.5 से 2 साल पहले पढ़ा है मैंने। लेकिन अब दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, और कुछ तो ऐसी बातें हैं, लेकिन मेरे को ये हो गया कि मैंने जो रिवाइज़ किया वो मेरे एकदम दिमाग में आ गया कि हाँ सर ने हमें क्या क्या बताया था, ठीक है। ये मेरे बिल्कुल रिवाइज़ हो गया मैं। और जिसने एटलस आई होगी ना, जिसको पास भी एटलस आई होगी, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है सब कुछ, मैंने कहीं भी नोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ अपनी एटलस में नोट्स बनाए। पूरी एटलस में मेरी पूरी एटलस नोट्स, ये दहेज में थोड़ी ना लेके जानी बिल्कुल कोरी कि अपने पति को दोगे, लो अब मेरा तो हो गया, अब आप करो यूपीएससी क्लियर, या अपने पोते के लिए रखनी है एटलस। नहीं करो, ख़राब करो ना यार, क्या हो गया, ख़राब करोगे तभी तो नहीं आएगी। या फिर ऐसे ही बिल्कुल सजा के अपने साथ लेके जाओगे मायके में, या फिर वहाँ पे लेके जाओगे अपनी ससुराल में लेके जाओगे, लो जी सुहागरात वाले दिन आप ये दोगे, लो जी। या फिर आप मुंह दिखाई दोगे, लो जी एटलस लो। एटलस में बनाओ, ताकि जैसे मेरे को याद आ गया वैसे आपको देखते ही याद आ जाए कि हाँ भाई सर ने हमें ये पढ़ाया था, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। और जिसको ये समझ में नहीं आया ना, तो उसको मेरी पहली बेसिक क्लास लेनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले पहली क्लास लो, फिर इस क्लास में बैठना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर पहले ही आप इस क्लास में बैठ गए तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा समझ में, लेकिन कुछ आएगा। बेसिक भी तो ज़रूरी है। अब बेसिक से, हाँ वो बात अलग है, जिसको बेसिक आते हैं वो बेसिक से पहली क्लास को स्किप कर दो, लेकिन पहली क्लास स्किप करोगे तो आप कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह, ओरिएंटेशन क्लास, जो भी मैंने कुछ बताया वो सब हो जाएगा। तो मेरी विनती है, उसमें आपका भी फ़ायदा है कि आप पहले पहली क्लास देखो, उसके बाद दूसरी क्लास आओ। और कल तो मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, जो हमारे बीच वादा हुआ था कि भाई शनिवार एतवार को हम करंट अफेयर्स और MCQ करवाएंगे, तो मेरे को बच्चों थोड़ा सा जाना पड़ गया भाइयों, मेरे को कुछ काम आ गया तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन अगले हफ्ते से 100% मैं करंट अफेयर्स भी और MCQ क्वेश्चन पक्का लेके आऊँगा, ठीक है। और अभी हमारी रात को हिस्ट्री की क्लास है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसकी भी ओरिएंटेशन क्लास दे दूँगा आज। उसके बाद सोमवार से हमारे क्लासेस जो हैं वो लगातार चलती रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। और इस क्लासेस अगर मैं लाइव आ जाता हूँ तो इस क्लास का टाइम बदल देंगे, हम 5 बजे कर देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट इसलिए करना क्योंकि मेरे से आप डाउट पूछोगे, और शेयर कर लो, ठीक है। अच्छा कंटेंट है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो स्टडी मटेरियल है आपका, जो PDF वगैरह है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक सेंड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक और मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक, दोनों को आप ज्वाइन कर लो, और जो भी खबर आती रहेंगी वो आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएंगी। तो बस इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।